Hello everyone, welcome to one of the coolest physics YouTube channels, Physics Buddy. चैप्टर जो आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई। 4-5 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी है, अलग अलग चैप्टर्स के वन शॉट्स 40-40 मिनट्स में खत्म हो रहे हैं। इस चैप्टर की की पॉइंट्स बताता हूँ, सुन लो। जो काम का है उसके लिए रुकना, जिसके लिए काम का नहीं है वो भी रुको, काम आएगा। ठीक है, सबसे पहले थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, रुदरफोर्ड, फिर उसके बाद बोर का एटॉमिक मॉडल, गीगर मार्शन का एक्सपेरिमेंट भी है बीच में। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? बोर का एटॉमिक मॉडल्स। 3 उसके पोस्टुलेट्स हैं, 3 पोस्टुलेट्स लास्ट टाइम एग्जाम में आए थे। तीनों पोस्टुलेट्स के ऊपर डेरिवेशंस है, उसी फॉर्मूले से बना हुआ। चैप्टर में कुछ है ही नहीं, जेन्युइनली बता रहा हूँ। ये चैप्टर सबको बहुत हद से ज्यादा टफ लगता है, कुछ है नहीं चैप्टर में। डीके, रेडियोएक्टिव डीके की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, काम आएगा। यहाँ देखो, चैप्टर चालू करेंगे। सुनो, थॉमसन का एक्सपेरिमेंट किया था। थॉमसन ने खाली इतना बोला था, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। थॉमसन ने बोला था बड़ा सा कुछ ऐसा प्लम पुडिंग जैसा, मतलब वाटरमेलन है। उसके अंदर जो लाल वाला पार्ट है दैट इज योर न्यूक्लियस, काले काले जो सीड्स रहते हैं दैट इज योर इलेक्ट्रॉन्स। बट वो मॉडल चला नहीं। उसके बाद नेक्स्ट मॉडल है गीगर मार्शन एक्सपेरिमेंट। वो गीगर मार्शन एक्सपेरिमेंट के दम पे रुदरफोर्ड ने मॉडल बनाया। गीगर मार्शन एक्सपेरिमेंट कुछ काम का नहीं है फिलहाल, उसको बाद में देख लेंगे लास्ट में। वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा छोटा सा क्लिप। रुदरफोर्ड का मॉडल भी था कि भाई जो आज मॉडल हम लोग देखते हैं, न्यूक्लियस से आजू बाजू कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। सब बढ़िया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किधर आ गया? रुदरफोर्ड 3-4 चीजें थी जो रुदरफोर्ड ने एक्सप्लेन करने में उसको नहीं हो पाया उससे, तो उसको ओवरकम करने के लिए एक बंदा आया। डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, डायरेक्ट पॉइंट पे आते, टाइम वेस्ट नहीं। वो जो बंदा आया उसका नाम था बोर। अब बोर ने जो एटॉमिक मॉडल्स डाले उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो बोर के 3 पोस्टुलेट्स थे, उस पर फोकस करते हैं। भाई यहीं से चैप्टर चालू हो रहा है, यहीं पे पहले का टाइम पास सब हटा दिया मैंने। बोर के एटॉमिक पोस्टुलेट्स। सबसे पहला पोस्टुलेट, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या होता है मालूम है? कि कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आजू बाजू घूमता है। ये इलेक्ट्रॉन है, इस शेल में घूम रहा है, न्यूक्लियस है। बट यहाँ पे न्यूक्लियस को घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स वो कौन दे रहा है पता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, ये नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, न्यूक्लियस पर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। ये लोग दोनों का अट्रैक्शन होगा आपस में, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे कौन दे रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? mv²/r विच इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का? नहीं मालूम, फिर भी बता दे रहा हूं। 1/4πε0 Ze²/r²। ये काम आएगा आपको, हद से ज्यादा काम आएगा, इसके लिए बता रहा हूं। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, और ये होता है किसका फॉर्मूला? हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। अच्छा, इसमें Z कौन है? Z का मतलब है इसका एटॉमिक नंबर। आगे जाएंगे उस पर भी बताऊंगा क्या होता है और क्यों होता है। दूसरा पोस्टुलेट से पहले जाएंगे हम लोग तीसरे पोस्टुलेट पे। तीसरा पोस्टुलेट कुछ नहीं बोलता है। देखो, ये एक ऑर्बिट से अगर ये बंदा ऊपर चला गया, समझो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड ऑर्बिट में है तो वो सेकंड ऑर्बिट से नीचे भी तो आ सकता है, बट नीचे आने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? बंदा सेकंड ऑर्बिट में, इसका मतलब उसके पास एनर्जी बहुत है, ही इज इन एक्साइटेड स्टेट। अब उसको नीचे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा। और रिलीज किस फॉर्मेट में करता है मालूम है? लाइट के फॉर्मेट में। नहीं देखा डुअल नेचर का वीडियो जाके देखो, उसमें बताया है कि एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला है, क्या है? hν। ये एनर्जी को रिलीज करता है। अच्छा, ये ऑर्बिट नंबर है n, ये ऑर्बिट नंबर है p। तो यहां से यहां आने में इसने इतना एनर्जी रिलीज किया, तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा एनर्जी कहां है? यहां पे। तो एनर्जी इन nth ऑर्बिट माइनस एनर्जी इन pth ऑर्बिट करेंगे तो कौन सा एनर्जी मिलेगा? जो बंदे ने रिलीज किया है, मतलब hν। बस यही है थर्ड लॉ, En माइनस Ep इज इक्वल टू hν। जाके स्टेटमेंट्स एक बार रेफर कर लेना, तगड़ा, इजी, टकाटक। सेकंड पे आते, सेकंड पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट क्या बता मालूम है? कि एक बंदा कोई सर्टेन ऑर्बिट में क्यों घूमता है? ये ऑर्बिट नंबर 1 है, ये ऑर्बिट नंबर 2 है। यहां पे क्यों नहीं घूम रहा है? 1.5 ऑर्बिट पे यहां पे क्यों नहीं घूम रहा है इलेक्ट्रॉन? उसने कंडीशन बताया, उसने क्या बोला पता है? कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूम सकता है। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूम सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम, L मतलब एंगुलर मोमेंटम, डेथ नोट वाला नहीं,
एल मतलब एंगुलर मोमेंटम, कितना होना चाहिए, NH अपॉन 2 पाई। लिखा है द एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब n इंटीजर है, n से मल्टीप्लाई किया किसको, h बाई 2 पाई को, तो द एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है पता है, mvr। तो है तो ये, बट फाइनली वो बन जाता है ये काम आएगा। ये फर्स्ट पोस्टुलेट का इक्वेशन, फर्स्ट पोस्टुलेट, गोल गोल घूमता है इलेक्ट्रॉन, जिसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है, हमारा प्यारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरा पोस्टुलेट क्या है, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई, दैट इज nh बाई 2 पाई, व्हिच इज आल्सो इक्वल टू mvr। और यहाँ पे थर्ड वाला पोस्टुलेट क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन अगर अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में कूदता है तो एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन दैट व्हिच हैज एन एनर्जी h nu। किसी को एकदम फास्ट लग रहा है 1.075x पे देखो, समझ में आ गया। अब आते हैं डेरिवेशन पे, इतना इजी है रे, एक डेरिवेशन से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, सारा का सारा लिंक्ड है, ऐसा 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 होएगा। ध्यान से देखो, टू डिटरमाइन आर एंड बी ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, मतलब एक ऑर्बिट के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ऑर्बिट का रेडियस क्या रहेगा, और दूसरा ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या रहेगा, वो सिर्फ हम लोग बता सकते हैं अगर कोई हम लोग को n का वैल्यू दे दे, वो इंटीग्रल मल्टीपल है तो n का वैल्यू बताता हूँ। अभी देखो चालू कैसे कर रहा है, कुछ शी यार यही सब पढ़ाना रह गया। सुनो, सबसे पहला पोस्टुलेट, बाय यूजिंग फर्स्ट पोस्टुलेट, बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या बोलता है, mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल्स टू ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। कैंसिल क्या क्या हो रहा है इधर, r कैंसिल हो रहा है, बराबर है। हम लोग क्या निकालेंगे पता है, v स्क्वायर को एक साइड रखेंगे, बाकी सबको एक साइड, इधर कुछ नहीं करना है, m को खाली नीचे डालना बस। जिसको इसको डर लग रहा रहेगा कि सर ये तो बहुत टफ लग रहा है, जब डेरिवेशंस खत्म होंगे तब मेरे को बताना कि टफ है कि क्या है ये। अच्छा, ये सब अभी फिलहाल कर रहे हैं r निकालने के लिए, बाद में करेंगे सब्स्टिट्यूट करके v, छिंदी। बाय यूजिंग सेकंड पोस्टुलेट, सेकंड पोस्टुलेट क्या बोलता है अपना, mvr इज इक्वल्स टू nh बाई 2 पाई। अच्छा, इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1। मेरे को बताओ mvr, तो v निकालो उधर से, v के लिए क्या करेंगे, सबको नीचे डाल दे, nh अपॉन 2 पाई mr। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे पूरे को, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग bts बोथ द साइड्स, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 स्क्वायर लिख के मत आओ, नाम मत खराब करो, पाई का पाई स्क्वायर, m का m स्क्वायर, r का r स्क्वायर, खत्म हो गया इक्वेशन नंबर 2। बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये देखो सबको समझ में आ रहा है, 1 इक्वेशन में भी एक साइड v स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक साइड v स्क्वायर है, तो जब LHS LHS सेम तो RHS RHS सेम, ये पूरा सेम, मिला दो, z स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट rm, ये इज इक्वल टू ये n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। कौन कौन कैंसिल हो रहा है, m m r r कैंसिल, आमने सामने, 4 4 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं ना, r निकालना है हम लोग को, r ऊपर ले लो, बाकी सबको इधर ले लो, तो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू, r ऊपर गया, चलो जिसको नहीं समझता लोग के लिए एक और स्टेप लिख देता हूँ, r z स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ r को रिप्लेस कर रहे हैं, इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m, बस। अब क्या करो, r को इधर रखो, एप्सिलॉन नॉट ऊपर, z स्क्वायर नीचे, खत्म हो गया, खत्म, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m z स्क्वायर, वी आर डन। ये r आ गया, कुछ नहीं, क्या करने का, ये r को उठा के इधर डाल दो, इधर, काम खत्म। सब्स्टिट्यूटिंग r इन सेकेंड पोस्टुलेट, डाल दिया, क्या आ जाएगा, mv ऐसे ही रहेगा, mv ऐसे ही रहेगा, r की जगह क्या आ जाएगा, ये पूरा क्या लिखने का, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, खाली सब्स्टिट्यूशन का खेल है, डेरिवेशन में कुछ है नहीं, पाई m z स्क्वायर इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, ये क्या कैंसिल हो रहा है,
ये NH अपॉन 2 पाई इधर है तभी लिखा इधर। कैंसिल क्या क्या हो रहा है, पाई पाई कैंसिल, एक एन कैंसिल, एक एच ये 2 2 कैंसिल नहीं हो रहा, ये स्क्वायर है मतलब स्क्वायर मतलब 2 एन है, 2 एच है तो एक कैंसिल होगा। अच्छा एम एम भी कैंसिल होगा, हम लोग को v मिल गया। कैसे, v इज इक्वल टू, इसको ऊपर भेज दो, z ई स्क्वायर अपॉन इधर 2 बचा हुआ है 2, एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा और एन एच भी नीचे आ जाएगा, खत्म। बेटा आई होप कुछ बचा नहीं है, परफेक्ट। v भी आ गया, r भी आ गया, गेम खत्म। अभी निकालेंगे हम लोग एनर्जी ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर nth ऑर्बिट। अच्छा इधर n बहुत मैटर करता है, आप लोग n बताएंगे तो उसके हिसाब से एनर्जी निकाल के देगा। इधर भी n इंपॉर्टेंट है और यहाँ भी n इंपॉर्टेंट है, एनर्जी निकालते हैं। ओके, टू डिटरमाइन एनर्जी ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है इलेक्ट्रॉन तो उसका एनर्जी कितना होगा। सिंपल है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी दो ही टाइप की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बट इतना याद रखना, भले ही पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर रहे हैं बट पोटेंशियल एनर्जी हमेशा माइनस में रहता है, याद रखना, काम आएगा। किधर का भी कोई भी पोटेंशियल एनर्जी हो हमेशा माइनस में रहता है। रीजन क्या बाद में बताऊंगा। यहाँ देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, वी का स्क्वायर करेंगे प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं मालूम तो बता दूं, जो फोर्स का फॉर्मूला था ना, फोर्स का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, उसी को आर से मल्टीप्लाई कर दो तो एक आर कैंसिल हो जाएगा। करके देखो, फॉर्मूला क्या रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z ई स्क्वायर अपॉन आर, बस इतना रहेगा। बट यहाँ पे आर मालूम नहीं तो आर का यहाँ पे से उठा के फॉर्मूला डालने का, सब फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो। ये तो खुद से ही करने का ट्राई करो, एक बार वीडियो को पॉज करो, वीडियो चलने दो, खुद से करने का ट्राई करो। v का स्क्वायर करेंगे तो z स्क्वायर ई स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, e रेज़ टू 4 अपॉन 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो इनटू 4 n का स्क्वायर h का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर माइनस। अब माइनस क्यों आएगा, क्योंकि ये हमेशा माइनस में रहता है, इसको ऐसा माइनस करके डाल देना। इधर भी क्या आ जाएगा, ऊपर 1 को तो हटाओ उसको, z ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। r को कैसे डालना है, नीचे एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, उसके नीचे वाला कहां चले जाएगा, ऊपर, तो यहां पे आएगा n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, अब ऊपर क्या आएगा पाई m z ई स्क्वायर। अब देखो ये 1 तो हटाओ, इसको 1 का कुछ मतलब नहीं, इधर ध्यान से देखो ना क्या आएगा माने में, m z स्क्वायर ई रेज़ टू 4 अपॉन, अच्छा 4 को बाहर निकालो, 4 को बाहर निकालो क्योंकि 4 दोनों में कॉमन आएगा, जो कॉमन टर्म्स है उसको अच्छे से लिखो। और इधर क्या आ जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू क्या बचा 2। यहां देखो m है m, अच्छा पाई पाई इधर कैंसिल हो गया, m है इधर, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अच्छा रहना चाहिए, बाकी ये सब चिंदी है, जैसे मैट्राइसिस से बड़ा है बट चिंदी है, वैसे ये भी है, ध्यान देने की जरूरत है। z इंटू z स्क्वायर ई स्क्वायर ई रेज़ टू 4, कोई 2 ई स्क्वायर मत लिख के आ जाना, नाम मत खराब करो। अच्छा 4 आएगा, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, क्यों 2 है, n स्क्वायर h स्क्वायर, ये n है। अभी सुनो n स्क्वायर, अच्छा सब कुछ कॉमन आ जाएगा, सिर्फ ये 1/2 बचेगा, 1/2 ये बस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, खत्म हो गया डेरिवेशन, m z स्क्वायर ई रेज़ टू 4 अपॉन 4n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। बुक में एक चीज रॉन्ग दिया है, टेक्स्ट बुक में एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर की जगह एप्सिलॉन नॉट दिया है, करेक्ट कर लेना, नहीं तो बाद में तुम लोग वीडियो पे उंगली नहीं उठा सकते। अच्छा हाफ माइनस, यहाँ कुछ बचा ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है हाफ माइनस 1, जो कि फाइनली तुम लोग क्या देगा माइनस हाफ, खत्म हो गया डेरिवेशन। तो माइनस m z स्क्वायर ई रेज़ टू 4 अपॉन, ये माइनस हाफ बचा ना तो 1/2 लिखा था इधर, वो तो किससे मल्टीप्लाई होगा 4 से, पहले ही लिख देता हूं, 2 4 का कितना हो जाएगा 8 n स्क्वायर। यहाँ पे ये सारे टर्म्स कॉमन आए थे अपार्ट फ्रॉम ये हाफ, और यहाँ तो कुछ बचा नहीं, इसके लिए 1, कुछ नहीं बचा मतलब 0 बचता है ऐसा नहीं है, कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचता है। वी आर डन। ये एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का डेरिवेशन और फॉर्मूला। n दिख रहा है, n, ये n जो नंबर ऑर्बिट नंबर डालेगा तू सब दे देगा तेरे को। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं वेवलेंथ निकालने का डेरिवेशन,
कि अगर कोई लाइट उससे एमिट होता है तो कौन सा वेवलेंथ रहेगा वो देखेंगे। पांच ऑप्शंस है, लाइमन, बैल्मर, पैस्टन, ब्रैकेट, फंड। ये पांचों नाम क्या है? कुछ नहीं है, ये देखेंगे अभी। ओके, यहाँ पे हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है पता है? इवैल्यूएट क्या करना है? वेवलेंथ निकालना है हम लोगों को। वेवलेंथ निकालने का मेथड बताता हूँ, एकदम सिंपल है। पहला दोनों पोस्टुलेट पहले दो डेरिवेशंस में यूज हो चुका है, अब तीसरा पोस्टुलेट भी बाकी है ना, अब तीसरा पोस्टुलेट यूज करेंगे। तीसरा पोस्टुलेट क्या है? En माइनस ईपी इज इक्वल टू एच न्यू। अब तुम लोग बोलेंगे यहाँ पे वेवलेंथ कहाँ है? इधर है। ये न्यू की जगह हम लोग क्या लिखते थे? डुअल नेचर चैप्टर में नहीं देखा वीडियो जाके देखो, चैनल पे ही अपलोडेड है, दिन के 7 वीडियोस है। न्यू, हाँ, न्यू की जगह क्या आता है? सी बाय लैम्डा, सी बाय लैम्डा, खत्म हो गया। अच्छा, ई एन, ई की जगह क्या आएगा? ई से पूरा ये फॉर्मूला लिख दो, माइनस एम जेड स्क्वायर ई रेज टू 4, फर्क बताता हूं, 8। अच्छा, ये ई एन है ना, तो इधर भी क्या आएगा? एन, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, माइनस माइनस इधर भी है, तो माइनस ऑफ माइनस गिव्स यू प्लस। क्या आ जाएगा? एम जेड स्क्वायर ई रेज टू 4 अपॉन 8। सुनो, जब ई एन था तो ऑर्बिट की जगह भी क्या लिखेंगे? एन। जब ई पी है तो ऑर्बिट का एन का रिप्लेसमेंट किससे हो जाएगा? पी से, बस इतना ही है। एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, बराबर ना? इधर सब कॉमन आ जाएगा एक्सेप्ट एन स्क्वायर एंड पी स्क्वायर, यही बचेगा, बाकी सब कॉमन। तो क्या आ जाएगा? एम कॉमन, जेड स्क्वायर कॉमन, ई रेज टू 4 कॉमन अपॉन 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। बच रहा क्या मालूम है? वी आर ओनली लेफ्ट विद ए। अच्छा, माइनस 1 बाय ए लो, लिख दे दो, माइनस 1 बाय एन स्क्वायर प्लस 1 बाय पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। अब लास्ट स्टेप, डेरिवेशन खत्म हो गया। लास्ट स्टेप क्या करना है? हम लोग को लैम्डा चाहिए था ना, 1 बाय लैम्डा, लैम्डा निकालो 1 बाय लैम्डा, बाद में इन्वर्ट कर लेंगे। ये एच सी को हटाना पड़ेगा, एच सी को उठा के यहाँ डाल दो, तो क्या आ जाएगा? ये एम जेड स्क्वायर ई रेज टू 4 अपॉन 8। अच्छा, एच इधर से एक जाएगा, उधर ऑलरेडी 2 है, एच स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? एच क्यूब सी एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और यहां क्या बचेगा? ये सुनो ना, इधर ना माइनस है, माइनस, ये 1 बाय पी स्क्वायर को उधर डाल दो, इसको इधर ले लो, तो आ जाएगा 1 बाय पी स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर। ऐसे ही, ये तो मैथ से नॉर्मल चलता है, इतना कुछ नहीं है। इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, खत्म हो गया। बट एक लास्ट चीज बता रहा हूं, m का वैल्यू मालूम है, e का वैल्यू मालूम है, h का वैल्यू मालूम है, c का वैल्यू मालूम है, एप्सिलॉन नॉट सब कांस्टेंट है, z स्क्वायर को छोड़। अच्छा, 8 का वैल्यू भी मालूम है, 8 का वैल्यू क्या होता है? 8, क्या बात है। तो ये सब लोग रिप्लेस होंगे, सबके सब रिप्लेस होंगे, इनकी जगह आ जाएगा एक ही बंदा जिसका नाम है r। इसको बोलते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। काम आएगा, बता रहा हूं, वैल्यू हमेशा गिवन रहता है, टेंशन नहीं है। तो z स्क्वायर तो बाकी है ना, r z स्क्वायर इंटू 1 बाय पी स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, खत्म। अभी तुम लोग बोलेंगे सर वेवलेंथ निकालना तो 1 बाय लैम्डा क्यों निकाला? जब सम में सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, सब सब्स्टिट्यूशन के बाद जो आंसर आता है उसको उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं, डन, खत्म डेरिवेशन। अरे भाई टक 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 2-2 मिनट में डेरिवेशन खत्म हो रहा है। अगला चीज सुनो कि ये वेवलेंथ ना अलग अलग टाइप का हो सकता है। कैसे अलग अलग टाइप का हो सकता है? इसको बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसमें 5 बंदे लोग एक साथ घुसे थे, बता दो कैसे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में होता क्या पता है? ये जितना भी स्टडी होगा ना, ये जो एक्सपेरिमेंट होने वाला है, ये सिर्फ एक ही एटम पे होगा, जो कि हाइड्रोजन एटम। करना क्या, कुछ नहीं है। अच्छा, इसका डायग्राम बुक में कैसा दिया और एक्चुअल में होता कैसा है? ये देखो, सेंटर में न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अच्छा, ये इंफिनिटी है, कहीं बाहर से ही आ रहा है इंफिनिटी। अब ऑब्वियसली बात है, कोई एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन समझो यहाँ पे, कौन सा ऑर्बिट है? फोर्थ ऑर्बिट। ये अपना एक्साइटेड स्टेट छोड़ेगा तो कहाँ पे आके गिरेगा? थर्ड पे भी गिर सकता है, सेकंड पे भी गिर सकता है, फर्स्ट पे भी गिर सकता है। समझिए फर्स्ट पे आके गिरा। फर्स्ट वाला जो जगह है वो बुक करके रखा है हमारे भाई ने, जिनका नाम है लाइमन। सेकंड वाला जो ऑर्बिट है वो बुक करके रखा है बैल्मर ने। अरे ऐसे ही अपना अपना नाम दे दिया। ये अगला है लाइमन, बैल्मर, पैस्टन,
अगला है ब्रैकेट, कौन सा करली की ये पता नहीं, नाम ब्रैकेट है, ब्रैकेट डबल टी। और ये है चाइनीज जापानीज कुछ नाम है, फंड, फंड नाम है, पी साइलेंट है। ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, और ऐसा बनाने का n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सुनो लाइमन सीरीज कैसे बनाने का, ध्यान से सुनो। कहीं से भी कोई उठ के आगे गिर रहा है किसके ऊपर, लाइमन फर्स्ट वाले पे, तो ये कौन सा सीरीज हो गया, लाइमन सीरीज। ध्यान से देखो, ये बंदे उतर रहे हैं, परियां उतर रही है, ये सेकंड वाला, ये पैस्टन सीरीज है। क्यों, सबके सब आके किस पे उतर रहे हैं, पैस्टन पे। ब्रैकेट पे उतरेंगे तो ब्रैकेट सीरीज, पहले लाइमन पे उतरे, बैलमर, पैस्टन, ब्रैकेट पे उतरे, हाँ, और लास्ट किधर उतर रहे हैं, फंड पे। इसको बोलते हैं लाइमन, LBP, LBP, लाइमन, बैलमर, पैस्टन, ब्रैकेट, फंड। ये एक्चुअल डायग्राम था, बट ये लोगों ने ट्विस्ट करके इसको स्ट्रेट लाइन में कर दिया, सो दैट स्टूडेंट्स कुछ अलग ही वर्ल्ड में चले जाए, कुछ अलग कॉन्सेप्ट पढ़ ले। और हाँ, उससे इजी ये बनाना है तो ऐसे ही रखो। तो अगर पहले ऑर्बिट पे कोई आके गिर रहा है तो वो बिलोंग करता है लाइमन भाव को, सेकंड पे गिर रहा है तो बाल्मर भाव, पैस्टन बहिनी, और ब्रैकेट, फिर फंड, ऐसा रहता है। समझ में आया सबको, कुछ करना ही नहीं है इसमें। हाँ, खाली इतना लिख देना, इधर एनर्जी का वैल्यू होता है -13.6, बस एक लिख दिया, बस हो गया। अच्छा, ये भी लिखना है तो डिवाइड बाय n स्क्वायर करते जाओ, लाइफ सॉर्टेड है। समझ में आया। ये था अपना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये कौन सा एटम पे हुआ, हाइड्रोजन। अच्छा, कोई और एटम लेते तो प्रॉब्लम क्या था कि फर्स्ट ऑर्बिट तो ऑलरेडी भरा रहता, बराबर ना, तो किसी और पे नहीं गिर सकते, इसके लिए ये सब हाइड्रोजन एटम पे स्टडी किया गया, बाकी कोई एटम के लिए वैलिड नहीं है। ये बोर का एक प्रॉब्लम है, ड्रॉबैक बोलते हैं जिसको। अभी देखो, अब तुम लोग बताऊंगा रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। जब कोई चीज अपने आप टूटना चालू होता है, इतना बड़ा रेडियम का बॉल रूम में छोड़ के जाऊंगा ना, 10 साल बाद आऊंगा, देखूंगा बॉल गायब है। क्यों, असल टूट के उसका निकल चुका रहता है। क्या होता है रेडियो एक्टिविटी, बताता हूं। अच्छा, एक चीज बाकी है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको। अच्छा, बोर का जो सेकंड पोस्टुलेट था, L इज इक्वल्स टू NH/2π, या तो MVR इज इक्वल्स टू NH/2π, इसको ना डी ब्रॉगली ने भी प्रूव किया। डी ब्रॉगली कौन, वेव नेचर वाला, उसने यहाँ पे भी अपना वेव नेचर घुसेड़ दिया। ऑब्वियसली बात, उसका पॉइंट्स भी अच्छे थे। देखो, उसका कहना क्या था मालूम है, कि ऐसे नहीं घूमता है इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट में ऐसा नहीं घूमता है। इलेक्ट्रॉन ना वेव नेचर दिखाता, मतलब ऐसा ऐसा घूमता है, ऐसा ऐसा वेव बना के घूमता है। समझ आ रहा है। अभी ये वेव स्टारफिश जैसा लग रहा, ये वेव कितना कैसे बनाता है, उससे उसने कैसे प्रूव किया बताता हूं, एकदम सिंपल, बच्चे लोगों ने। अच्छा, ये सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है ना, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। इस 2πr में मेरे को बताओ कितने लैम्डास है। ये देखो, इधर से चलो, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4, 5, 6 लैम्डास। अब ऐसे इधर तो 6 लैम्डा, वैसे तो कितने भी लैम्डा हो सकते हैं, मतलब दिस कैन बी इक्वल टू n लैम्डा हो सकता है। अरे आया ना। तो ये n को हम लोग क्या करते हैं, नीचे भेज देते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया, 2πr/n आ गया, बराबर। अब हम लोग के पास एक और फॉर्मूला है, लैम्डा का एक फॉर्मूला हम लोग के पास क्या होता है, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। याद रखना, न्यूमेरिकल्स के लिए हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। अच्छा, p इज इक्वल टू क्या होता है, p इज इक्वल टू, वो भी वहीं पे देखा था, mv होता है, सिंपल है। अच्छा, लैम्डा इज इक्वल टू, अच्छा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लिखने का, फ्रॉम 1 एंड 2 खत्म हो गया डेरिवेशन, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिला हम लोग को, 2πr/n इज इक्वल टू h/mv। mv को ऊपर भेज दो और 2πr ये सब को इधर ले लो। हम लोग को यहाँ पे mvr क्रिएट करने हैं, mvr, mv को ऊपर भेज दो, mv इधर आ गया। चलो अच्छा ठीक है, ये लो, तुम लोग भी क्या याद रखेंगे, 2πr ऐसे रहने दो इज इक्वल टू nh, ये तो बराबर है ना, इसको 2π को नीचे डाल दो, ये हो गया mvr इज इक्वल टू nh/2π, यानी कि l इज इक्वल टू nh/2π। यही तो है बोर्ड का सेकंड पोस्टुलेट, ये दोनों, हेंस प्रूव्ड, डन। ये क्या था मालूम है, टॉपिक का नाम था डी ब्रोगलीज एक्सप्लेनेशन फॉर बोर्ड्स सेकंड पोस्टुलेट, डन। अभी हम लोग सिंपल है, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये हो गया। इसके बाद हम लोग चालू करेंगे रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है। रेडियम का बॉल रखा, फूट के अपने आप निकल जाएगा। रेडियम में नहा लेगा बेटा तू, मर जाएगा। कैसे मरेगा,
क्या होता है बताता हूँ। रेडियो एक्टिव डीके, या तो रेडियो एक्टिविटी बोलो, रेडियो एक्टिव डीके बोलो। इसका मतलब होता है किसी चीज को ऐसे रखा, वो स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप, वो अपने आप टूटते 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 कम 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 होते होते गायब हो जाएगा। रेडियम, यूरेनियम, ये वो, ये सब किसका एग्जांपल है? रेडियो एक्टिव मटीरियल्स का। अच्छा, इसमें देखो 3 टाइप का रेडियो एक्टिविटी। निकलता क्या क्या उससे? तुम लोग देखे रहेंगे, रेडियम हमेशा चमकता रहता है। चमकता रहता है मतलब उससे लाइट निकल रहा है। लाइट का मतलब होता है गैमा एमिशन। अच्छा, गैमा एमिशन को गैमा डीके भी बोलते हैं। बीटा डीके भी एक चीज होता है, और एक अल्फा डीके होता है। अल्फा सबसे खतरनाक कौन है मालूम है? अल्फा डीके हद से ज्यादा खतरनाक है। जब तक गैमा डीके हो रहा है प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों डीके चालू है, गेम खत्म। देखो, एक एटम के पास 3 ही चीज होती है। अच्छा, ये सब बड़े बड़े एटम्स, हाँ बड़े बड़े, खुद ही टूटते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। एक एटम के पास 3 चीज होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है उसका, न्यूक्लियस, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उसके पास एनर्जी होता है। अगर उसका एनर्जी निकल रहा है, एनर्जी कौन से फॉर्मेट में निकलता है सबको मालूम है, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। अगर उसका एनर्जी निकल रहा है तो उसको हम लोग नाम क्या देते हैं? गैमा एमिशन। उसमें से इलेक्ट्रॉन धर 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 निकलते जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं बीटा एमिशन। देखो, सबसे मतलब हल्का हल्का हार्मफुल रहता है कौन? गैमा। उससे ज्यादा हार्मफुल है बीटा, और सबका बाप भाई न्यूक्लियस फुट फुट के निकल रहा है। न्यूक्लियस मतलब मटेरियल, तगड़ा मटेरियल आके लग रहा है ऐसा धूम धूम धूम, तो बेटा गेम हो जाएगा तुम्हारा, समझ आ रहा है? हमारा भी। तो न्यूक्लियस अल्फा डी के मतलब उसका न्यूक्लियस निकल रहा है। अच्छा, एक और चीज बता दूं, ये न्यूक्लियस निकलने का मतलब क्या होता है मालूम है? ये न्यूक्लियस भी ऐसा नहीं कि ऐसा न्यूक्लियस निकल गया जिसमें 10 प्रोटॉन प्लस 10 न्यूट्रॉन है। ये अल्फा डी के स्पेसिफिक होता है। जब दो दो का गुच्छा निकल रहा, मतलब 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, ये लोग पूरा एक पैकेट बन के साथ में निकल रहे हैं, छोटा गाड़ी में 4 लोग घुसे हुए, ये लोग का कॉम्बिनेशन, ये 4 लोग जब एक साथ निकलते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा डी के। अगर समझे 5 प्रोटॉन प्लस 5 न्यूट्रॉन, नहीं भाई, आप पहले और टूटो तब जाके आपका नाम अल्फा में आएगा। बीटा मतलब क्या है? धाड़ 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 इलेक्ट्रॉन धर 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 चालू है। गैमा मतलब सिर्फ सिंपली फोटॉन्स निकल रहा है, मतलब लाइट निकल रहा है, चमक रहा है। अगर सबको ये तीनों चीज क्लियर है। अभी रेडियो एक्टिविटी पे ना एक डेरिवेशन है, बहुत अति इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। देखो क्या है। ओके, तो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके देखने जा रहे हैं हम लोग, कि अगर एक रेडियम को ऐसा रखा हो टूटते टूटते कितने टाइम में कितना रेडियम बचेगा, वो कैसे पता लगाए? लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके से। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला चीज वही आखिरी है कि कितना न्यूक्लियस निकलेगा एक पर्टिकुलर टाइम में, वो किस पे डिपेंड करता है कि कितना न्यूक्लियस उस टाइम पे है। ऑब्वियस सी बात है, अगर उसके बाद 4 ही न्यूक्लियस बचे, टूट टूट के निकलेगा भी कितना? समझो 4 न्यूक्लियस, 10,000 न्यूक्लियस है उसके पास, बड़ा सा रेडियम का बॉल है, टूटेगा तो 10,000 ना। तो कितना न्यूक्लियस डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएट मतलब टूटना, वो किससे प्रोपोर्शनल है कि कितना न्यूक्लियस प्रेजेंट है उस टाइम टी पे। ये टी खाली नाम के लिए लगाया, दिखाने के लिए कि n मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियस एट दैट टाइम टी। अब ऑब्वियसली बात है, dt को ऊपर लेके जाते हैं, dn इज प्रोपोर्शनल टू nt dt। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो इक्वल का साइन आएगा, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आएगा जो कि है लैम्डा, और यहां पे लगाएंगे माइनस। माइनस का रीजन मालूम है क्या? ये जुड़ रहा है कि टूट रहा है? ऑब्वियसली बात है टूट रहा है, एंड टूटना मतलब नेगेटिव लगाते हैं हम लोग। क्या लगाते हैं? नेगेटिव। क्या लगाते हैं? नेगेटिव। अच्छा, ये फंक्शन है डी एन है ना, एन का फंक्शन है, तो एन के लिए काम आएगा, एन तो इधर है, तो ये एन को नीचे लेके चले जाओ, तो क्या आ गया? 1/nt dn इज इक्वल टू माइनस लैम्डा dt। अब एक ही ऑप्शन बचा है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग bts बोथ द साइड्स। 1/n का इंटीग्रेशन क्या? अच्छा चल, इंटीग्रेशन का साइन लगा देता हूं, 1/nt dt ओ dn इज इक्वल टू माइनस लैम्डा dt। सोचने की बात है, यहां पे एक लिमिट भी आएगा। लिमिट क्या आएगा मालूम है? चालू हम लोग कहां से कर रहे हैं? मतलब तोड़ना कहां से चालू कर रहे हैं हम लोग, तो जोड़ना कहां से चालू कर रहे हैं? हम लोग चालू कर रहे हैं n0 से लेके nt तक। अभी क्या होगा मालूम है? अभी 1/nt का 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x।
बट याद रखना ln आता है। ln का रीजन क्यों log क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि वो मैथ्स में यूज होता है। यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं नेचुरल। अच्छा, इसका लिमिट क्या आएगा, n0 से लेके nt तक इज इक्वल टू माइनस लैम्डा तो कांस्टेंट है, और कुछ नहीं है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, t आ जाएगा, बराबर है। अच्छा सुनना, log a मतलब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ln a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t। अच्छा, log a माइनस log b क्या आ जाता है, log a अपॉन b इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t। एंड लास्ट चीज है टेकिंग एंटी लॉग्स, एंटी लॉग लेगा तो ये लॉग हट जाता है, और ये जो फंक्शन है ना ये e के ऊपर चढ़ जाता है। बताता हूं, ये देखो ये क्या आ जाएगा, nt अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस लैम्डा टी। मैं बोला ना जो भी फंक्शन रहता है वो ई के ऊपर चढ़ जाता है, एन नॉट को उधर भेज दो, डेरिवेशन खत्म। एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू माइनस लैम्डा टी, डेरिवेशन खत्म, सॉर्टेड। अरे ये सेकंड लास्ट डेरिवेशन ये। अब एक छोटा सा चीज बचा है, हाफ लाइफ बोलते हैं उसको, बताता हूँ हाफ लाइफ क्या है। उसके बाद फिजन फ्यूजन चैप्टर खत्म। हम लोग को इक्वेशन क्या मिला था, हाफ लाइफ का डेरिवेशन है छोटू सा। हम लोग को इक्वेशन क्या मिला था, nt इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू माइनस लैम्डा टी। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, आधा लाइफ जा चुका है उसका, यानी कि एन नॉट का मतलब है उसका स्टार्टिंग में न्यूक्लियस कितना था। समझो स्टार्टिंग में न्यूक्लियस था 100, अभी हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ मतलब आधा जा चुका है, मतलब अभी करंट टाइम पे nt पे कितना न्यूक्लियस बचा है, 50। यानी कि nt क्या हो गया, सिंस nt क्या हो गया, स्टार्टिंग वाले का आधा, 100 डिवाइड बाय 2 करूंगा तब 50 आएगा। और t की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, t हाफ, ऐसा दिखाना पड़ता है ना, हाफ लाइफ है, टाइम हाफ हो चुका है, यानी t इज इक्वल टू t हाफ। सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आ जाएगा, n नॉट अपॉन 2 इज इक्वल टू n नॉट ई रेस टू माइनस लैम्डा t हाफ, बराबर है। सबको दिख रहा है ये। अब सुनो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, n नॉट कैंसिल हो रहा है, क्या बचा, हाफ इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस लैम्डा टी हाफ। फिर सुनो ना, ई रेस टू माइनस एक्स से समझने कुछ तो है, नीचे लेके आ जाऊंगा तो क्या आएगा, रेसिप्रोकल क्या आएगा इसका, ई रेस टू प्लस एक्स हो जाएगा, नीचे आएगा तो ये हो जाएगा हाफ इज इक्वल टू 1 बाय ई रेस टू लैम्डा टी हाफ। ये सबको समझ में आ रहा है क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, ई रेस टू लैम्डा टी हाफ इज इक्वल टू 2। अच्छा इसको नीचे उतारते क्योंकि टी हाफ चाहिए हम लोग को, तो एंटी लॉग लगाया था तभी ऊपर चढ़ा था। अब क्या लगा देंगे, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा, नीचे उतर जाएगा, लैम्डा टी हाफ इज इक्वल टू, बट ये तो लॉग में आ जाएगा ना, इज इक्वल टू ln2। ln2 का वैल्यू हम लोग को पहले से ही मालूम है, ln2 का वैल्यू है, अच्छा ये लैम्डा टी हाफ इज इक्वल टू क्या आ गया, 0.693, ये ln2 का वैल्यू है। लैम्डा को नीचे डाल दो, खत्म डेरिवेशन, 3 अपॉन लैम्डा, सॉरी ठीक है। अभी खाली एक लास्ट चीज बता रहा हूं, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन पहले बता देता हूं। फ्यूज, कैडबरी फ्यूज का है, कैडबरी फ्यूज मतलब बहुत कुछ है उसमें। तो जब बहुत सारे न्यूक्लियस को हम लोग कंबाइन करके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और अगर किसी को तोड़ के छोटा छोटा न्यूक्लियस बनाते हैं, दैट इज नोन एज न्यूक्लियर फिजन। आई होप ये समझ गया। अब न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी लास्ट है, 5 मिनट में चैप्टर खत्म हो रहा है, यहां देखो। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का सिंपली मतलब क्या होता है, समझो अगर मैंने 10 प्रोटॉन्स लिए, मैंने 10 न्यूट्रॉन्स लिए, न्यूक्लियस का बात चल रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन सब भूल जाओ। एक न्यूक्लियस अभी तक बनाया नहीं है, न्यूक्लियस अलग से 10 प्रोटॉन रखें, अलग से 10 न्यूट्रॉन रखें। Z का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर, वो क्या बताता है कितने प्रोटॉन्स हैं, N क्या बताता है कितने न्यूट्रॉन्स हैं, और A होता है एटॉमिक मास नंबर, ये बताता है टोटल मिला के कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। अच्छा समझो एक प्रोटॉन का वेट है 1 किलो, तो 10 इंटू 1 कितना हो गया, 10 किलो। एक न्यूट्रॉन का वेट है
उसका भी 1 किलो। तो 10 इंटू एक कितना, 10 इंटू 1 कितना हो गया, 10 किलो। टोटल वेट कितना आया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मिला के, इधर 10 किलो 10 किलो लेके जब कंबाइन करता हूँ ना, एक लड्डू बनाते हैं ना हम लोग, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। जैसे जैसे लड्डू बनाया ना, तो उसका वेट कितना बता, 19 किलो। अब वो 19 किलो कैसे आया बताता हूँ। अब देखो, टोटल मास निकालना है अगर मेरे को टोटल प्रोटॉन्स का, वो कैसे आएगा, Z इंटू मास ऑफ एक प्रोटॉन। अच्छा, यहाँ Z का वैल्यू कितना है, 10, N का वैल्यू भी क्या है, 10। मास ऑफ प्रोटॉन 1 किलो है, इंटू 10 करूंगा तो 10 किलो आएगा। अच्छा, न्यूट्रॉन की बात करते हैं। मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, Mn। उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कितना नंबर है, N से। तो ये भी 1 किलो है, इंटू नंबर कितना है, 10। तो ये 10 किलो प्लस 10 किलो 20 किलो। और जो अपना कैपिटल M है, वो है पूरे न्यूक्लियस का मास। जब कंबाइन करके लाडू बना दिया, रखा, उसका मास है M। तो अच्छा, मास डिफेक्ट, जो 1 किलो का मास गायब हुआ, वो कैसे निकालेंगे, डेल्टा M मतलब मास डिफेक्ट होता है। वो कैसे निकालेंगे, ये लोग को ऐड करेंगे, 10 किलो प्लस 10 किलो कितना होगा, 20 किलो, माइनस लाडू का वेट कितना, लाडू का न्यूक्लियस का 19 किलो। मिल गया तेरे को इसका वैल्यू 1 kg। ये सिर्फ एक एग्जांपल था बताने के लिए। तो ZMP प्लस NMN माइनस M करेंगे तो क्या देता है हम लोग को, मास डिफेक्ट। क्या देता है, मास डिफेक्ट। क्या देता है, मास डिफेक्ट। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला बताऊं, E इज इक्वल टू क्या होता है, सबको मालूम है, mc²। बट यहाँ पे M किसको यूज करते हैं, डेल्टा M। और ये E नॉर्मली नहीं है, इसको लिखते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या लिखते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। डेल्टा M का वैल्यू डाल दो, खत्म हो गया डेरिवेशन। फॉर्मूला प्लस NMN माइनस M इंटू C²। दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। खत्म, ये डन विद द चैप्टर। दोस्तों, 5वां चैप्टर था ये, धुआंधार लगातार चैप्टर डाल रहा हूं। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और अगर किसी को शेयर नहीं किया तो बेशर्मो शेयर कर दो, काम आएगा, तुम्हारा भी भला, लोगों का भी भला। बाद में तुम लोग का तारीफ करेंगे लोग, और अपने को भी थोड़ा व्यूज मिल जाएगा, मोटिवेशन मिलता रहेगा। दोस्तों, इसी के साथ साइनिंग ऑफ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब ओके, चैप्टर कौन सा चाहिए अगला, कमेंट सेक्शन में अब भी बताओ, बिना कमेंट किए जाना मत। जो कमेंट करेगा उसी से मालूम पड़ेगा कि किसने वीडियो बराबर देखा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।